सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यहाँ पे नए टॉपिक नई क्लास के साथ मिल रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है, भौतिक भूगोल है और यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों में मैंने दो क्वेश्चन पवन से बनने वाली स्थलाकृतियां बता दी तथा नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में प्रश्न बन के आता है विश्व के प्रमुख काष्ठ प्रदेशों का वर्णन कीजिए तथा काष्ठ प्रदेशों से संबंधित विभिन्न भू आकारों यानी काष्ठ प्रदेश से संबंधित विभिन्न भू आकारों का विवरण दीजिए। तो देखो काष्ठ प्रदेश पहले होते कौन कौन से हैं। देखो पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के क्षेत्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जो ऊपर सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। चूने पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण गोलक क्रिया द्वारा होता है। चूने के प्रदेश को काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। जो चूने वाले प्रदेश होते हैं इन्हें काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। काष्ठ प्रदेश शब्द यूग्लेशिया के काष्ठ प्रदेश से लिया गया है। इसी नाम के आधार पर विश्व के सभी देशों में चूना पत्थर प्रदेश से निर्मित स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृतियां कहते हैं। विश्व की प्रमुख काष्ठ प्रदेश देखो यूरोप महाद्वीप में पहले देखते हैं। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर देखे हैं। यूरोप महाद्वीप में एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर दक्षिणी यूरोप में यूग्लेशिया देश में एड्रियाटिक सागर तट पर काष्ठ प्रदेश में अनेक प्रकार की भूमिगत रचनाएं पाई जाती है। यह प्रदेश लगभग 480 किमी क्षेत्र में लंबा व 80 किमी क्षेत्र में चौड़ा फैला हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा है वो है फ्रांस में दक्षिणी भाग में कॉसेस प्रदेश, दक्षिण में है कॉसेस प्रदेश। कॉसेस प्रदेश ग्रीस, स्पेनिश अंडालुसिया, उत्तरी पोर्टरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा आदि में चूनायुक्त अनेक रचनाएं बड़े पैमाने पर मिलती है। अगला है इटली। इटली के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में एड्रियाटिक सागर तट पर चूने की चट्टानों का क्षेत्र फैला हुआ है। यह प्रदेश ओबेसियन व आल्प्स के ढालों तक फैला हुआ है। और अगर बात करें वो उत्तरी अमेरिका, अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के फ्लोरिडा, केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया, न्यू मैक्सिको आदि प्रांतों में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर केंटकी एवं न्यू मैक्सिको की काष्ठ गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको को देश के युकाटन के प्रायद्वीप क्षेत्र में भी काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। इंग्लैंड का चाक क्षेत्र इसका विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में अगर देखे जाए तो भारत में काष्ठ के जो स्थलाकृति प्रदेश है वो भारत में देखता हूं। हिमालय क्षेत्र में जम्मू तथा कश्मीर, देहरादून के पास सहस्त्रधारा, रॉबर्टगंज, टपकेश्वर कंदरा आदि है। पूर्वी हिमालय बिहार के रोहतक पठार, गुप्तधाम कंदरा, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी तथा बस्तर जिले, पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम के पास में आदि क्षेत्रों में चूना पत्थर पर निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो थे जो काष्ठ प्रदेश मुख्य रूप से विश्व के। अब काष्ठ प्रदेशों से बनी स्थलाकृतियां देखो कौन कौन सी। काष्ठ स्थलाकृतियां इसमें भी वही है, दो तरह की है, निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक। पहले देखते हैं
अपरदनात्मक। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां है, इसमें नंबर 5 पे है, वो है लेपिज। फर्स्ट है वो है लेपिज। चूने के प्रदेशों में वर्षाकार कार्बन युक्त जल। चूने के प्रदेशों में वर्षा का कार्बन युक्त जल जब धरातल पर बहता है, जल चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है, जिस कारण छोटे छोटे सिक्रिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन सिक्रिकाओं को ही लेपिज कहते हैं। जिस प्रकार से डायग्राम में देखो आप, तो ये जो सिक्रिकाएं हैं ये कहलाती जाती है लेपिज। ये लेपिज कहलाती है। इंग्लैंड में क्लिंट, जर्मनी में केरल, सर्बिया में बोगास तथा डालमेशिया क्षेत्रों में लेपिज कहते हैं। अब बात करते हैं अगला है गोल रंध्र। गोल रंध्र चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोल बन जाता है। यानी CO2 के साथ CO2 प्लस वर्षा जल बराबर क्या हो जाता है, गोलक बन जाता है। और इस गोलक से क्या हो जाता है, इस गोलक से चट्टानों की संधियों में जल प्रविष्ट होकर उन्हें घुलनशील तत्वों में घुलाकर निकाल देता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को गोल रंध्र कहते हैं। यूएसए के दक्षिणी इंडियाना प्रांत के कास्ट में क्षेत्र में लगभग 3 लाख की संख्या में गोल रंध्र पाए जाते हैं। देखो जिस प्रकार से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, गोल रंध्र। अब है विलेय रंध्र। गोल रंध्र धीरे धीरे गोल क्रिया द्वारा विस्तृत हो जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, गोल रंध्र जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े आकार में फैलने लग जाते हैं कि धरातल पर बहने वाली नदियां भी
इंडियाना, ब्रिटेन में गेपिंग झील, केंचुकी की तरह फ्लोरिडा प्रांत में पाई जाती है। जिस प्रकार से विलय रंध्र बोलते हैं, इसमें कालांतर में नदियां भी प्रविष्ट होती है। ये कहला जाता है गोलरंध्र, विलय रंध्र से। अब अगला है डोलाइन रिंग। डोलाइन शून्य के प्रदेशों में सेलों के घुलन क्रिया द्वारा विलयन क्षेत्रों का विकास लगातार गहराई तथा क्षेत्रफल में होता रहता है तथा जब इन क्षेत्रों में अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो इन्हें डोलाइन कहते हैं। विलय रंध्र के विशिष्ट रूप, इसकी आकृति बेलनाकार या सीप की आकृति होती है, उसे डोलाइन कहते हैं। जिस प्रकार से इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी और ये क्षेत्र में बड़े रूप में हो जाएगा, एक बड़े रूप में हो जाएगा, और ये बहुत से आपस में जो विलय रंध्र है वो मिल जाते हैं और ये क्या कहलाता है, ये डोलाइन कहलाता है। यानी इसकी आकृति बेलनाकार की हो सकती है, आकृति या तो कैसी हो सकती है, बेलनाकार या अन्य आकृति हो सकती है। अगला है युवाला या सैकुंड। युवाला या सैकुंड निरंतर गोली क्रिया के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक बृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस जो बृहदाकार गर्त होता है, इस गर्त को युवाला कहा जाता है। इसका निर्माण ऊपरी छत के ध्वस्त हो जाने पर भी होता है। इसकी तली में प्राय काट मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है और युवाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, युवाला। पेलियो या राजकुंड देखो, पोलिये या राजकुंड। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को पोलियो कहते हैं। चूना प्रदेशों वाले क्षेत्रों में नीचे की ओर प्रसिद्ध या अवतलित भागों में गुलन क्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाने पर पोलियो का निर्माण हो जाता है। पोलियो का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है, जिससे पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र यूरोप का सर्वाधिक विस्तृत पोलियो, दीवाना पोलियो, लंबाई 64 किमी, चौड़ाई 5 किमी तक है। तो इस प्रकार से बना है। अब अगला है कंदरा या गुफा देखो। भूमिगत जल की गुलन क्रिया के कारण भूमि के अंदर चूना सेल घुलकर बह जाता है
तथा खोखला स्थान शेष रह जाता है जिसे कंदरा के नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए की कॉल्सबाग कंदरा तथा मेमन कंदरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में देहरादून, दक्षिणी पश्चिमी बिहार में रोहतक तथा मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुटुम्बसर एवं सताना जिले में त्रिकुटक आदि कंदरें पाई जाती है। कोनार नलिका जो लंबवत या कुछ झुकी होती है, यह कंदरा को विलयन छिद्र से या सीधे कंदरा तक मिलाती है। कोनार द्वारा कंदरा को जल मिलता रहता है। आप देखो ये कंदरा बना देते हैं यहाँ पे बिल्कुल सटीक रूप से। ये कंदरा है और ये इसको कोनार है। कोनर, इस कोनर द्वारा जो है नलिका के रूप में जो कंदरा को है वो जल प्राप्त होता रहता है ऊपर से। काष्ठ गाठी देखो, इन गाठियों की अधिकता भी चूने के प्रदेशों में होती है। यहाँ वर्षा ऋतु में गाठी छोटी या नदियों का विकास हो जाता है जो कि कम दूरी तक बहकर सूख जाती है। इन नदियों की गाठियां काफी चौड़ी तथा यू आकार की होती है। इन गाठियों को ही काष्ठ गाठी या गोल गाठिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखो नोवा है हम्स। हम्स चूने के प्रदेश में बनी शिलाकृतियों में कुछ कठोर या चूना पत्थर के अवशेष भाग गड़े रह जाते हैं। इन टीलों के शिखर एक शंकु के समान होते हैं जो एक अकेली पहाड़ी के रूप में खड़े होते हैं। यानी इस प्रकार के है हम्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे हम्स के रूप में जो निकले रहते हैं। अगला है वो है काष्ठ झीलें। काष्ठ झीलें देखो, इनका निर्माण प्राय चूना के प्रदेशों में ही होता है। चूना वाले प्रदेश में जो कि पहले छोटे छोटे छिद्रों में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं जिनका डोलाइन कहते हैं। इन डोलाइनों से ही अल्पकालीन झीलों का निर्माण होता है जो आगे चलकर काष्ठ झीलें कहलाती हैं। यानी काष्ठ झीलें कहलाती है और इनमें अधिकतर अस्थायी रूप से जल जो है वो भरा रहता है। तो ये थी अपरदनात्मक शिलाकृतियां हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। यानी जो चूना प्रदेश है उनमें जो काष्ठ आकृति थी चूना क्षेत्र में। अब देखो इसकी निक्षेपात्मक आकृतियां। निक्षेपात्मक स्तर रूप। सेकंड है वो है निक्षेपात्मक स्तर रूप। निक्षेपात्मक स्तर रूप वो अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। वो देखो कौन कौन से। नंबर फर्स्ट है वो है स्टेलेक्टाइट। पहला स्टेलेक्टाइट, इसको आस्तुषाम भी बोलते हैं। आस्तुषाम भूमिगत कंदराओं में जब
बॉम्ब जल स्तर से नीचा हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है, तो कंदरा के ऊपरी छत से में जल रिस कर नीचे टपकने लगता है। परंतु जब अधिक ताप के कारण जल सूखने लगता है तब कंदरा की छत के निचले स्तर पर पदार्थ का निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होता है, तो कि कंदरा की फर्श की ओर बढ़ने जाने से इसे लटकते हुए स्तंभों को स्टेगलेटाइट स्तंभ कहा जाता है। जिस प्रकार से ये कोई क्षेत्र है, ये कोई गुफा है, कंदरा है, इस कंदरा में ये कंदरा की छत है, ये पर्वत है, छत है। यहाँ पे जो चूना वाली है वो वर्षा जल प्लस CO2 दोनों के घुल के यहाँ पे गोल बना के ये क्षेत्र घुल जाता है और घुल के इस प्रकार से छोटे छोटे स्तंभों के रूप में बना लेता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन संरचनाओं को वह स्टेगलेटाइट कहा जाता है। स्टेगलेटाइट अब है स्टेलेग्माइट। नंबर दूसरा है वो है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट जिनको निश्चिताम भी बोलते हैं। निश्चिताम कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक हो जाती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाता है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे निक्षेप द्वारा स्तंभों की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टेगलेमाइट कहा जाता है। तो वही ये कंदरा है। इस कंदरा के ऊपर से जो गैर है इनका है वो यहां से स्टार्ट हो गए और कंदरा के स्तंभ पर यूं बना लेते हैं। इस प्रकार से कंदरा में जो है स्टेगलेमाइट बन जाते हैं, अलग अलग संरचना में बन जाते हैं। अगला देखो कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेगलेमाइट बढ़कर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाते हैं। इस तरह एक ऐसे स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि कंदरा की छत से इसका सीधा फर्श से मिलता है। इस पर इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। अब देखो इस प्रकार से जो बनने वाला है वो देखो, ये कोई कंदरा है और यहां से जो निकलने वाले हैं और वो इस प्रकार से कंदरा में जमा हो गए।
तो ये कहलाएगा कंदरा स्तंभ। यानी इस प्रकार से जो पाए जाने वाले हैं ये कंदरा स्तंभ, यानी कंदरा को यानी आकर्षण द्वारा ये पूरा परत से लेकर छत तक ये बिल्कुल मिल जाता है, ये कंदरा स्तंभ कहलाएगा। अब अगला है जुडीज एवं बग्स। जुडीज और बग्स चूने के प्रदेशों में चट्टानों के खाली स्थानों पर भूमिगत जल में घुली हुई खनिज जमा हो जाते हैं तथा खनिजों को खो की आकृति या गोलाकार अंडाकार बन जाती है। जो गोलाकार अंडाकार इनकी आकृति बन जाती है, इसे क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को जुडीज या बग्स कहते हैं। यानी छोटे छोटे आकृति में इस प्रकार से ये आकृतियां बन जाती है। और विशेष रूप से ये जुड़ी, तो इस प्रकार से जो काष्ठ शिलाकृतियां है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग भागों में अलग अलग है वो है दिखाई देती है। काष्ठ प्रदेशों की विशिष्ट शिलाकृतियां चूना पत्थर वाले कुछ क्षेत्रों में कतिपय विशिष्ट शिलाकृतियां विकसित है, जिनमें कॉकपिट काष्ठ, कोन काष्ठ और पॉलीगेनो काष्ठ तथा टावर काष्ठ, ये विभिन्न आकृतियां जो पाई जाती है। उस प्रदेशों में कार्बोनेट शैलों का द्रुत गति से गोलक होता है। यदि डोलाबाद के आसपास में उनमें तीव्र गुलन क्रिया कारण तेजी के फलस्वरूप होता है तो ये शंक्वाकार होती है। तारा की आकृति वाली ग्रह तथा तारा जो सदृश आकृति होती है उसे कॉकपिट कहा जाता है। तो काष्ठ प्रदेशों में ये विशिष्ट शिलाकृतियां हैं, जिस कारण से इनका आकार बहुभुज के समान हो जाता है, उन्हें पॉलीगोनो काष्ठ कहते हैं। तो ये तथा इनके मध्य स्थित कटक के आकार का शंकु जैसा दिखाई देता है, तो कोन काष्ठ भी कहा जाता है। या इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है तो इसे टावर काष्ठ भी कहा जाता है, यानी उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्हें टावर काष्ठ भी कहा जाता है। टावर काष्ठ का विकास वो है क्यूबा, पोर्टरिको, दक्षिणी चीन, दक्षिणी वियतनाम आदि में अधिक हुआ है। ज्ञात है कि कोन व टावर काष्ठ का निर्माण उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में होता है। जब ये उष्णोष्ण भागों में पोलैंड, कनाडा या न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसका अर्थ है कि ये वर्तमान जलवायु के प्रतिफल नहीं होते हैं, वरन यहाँ जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। काष्ठ जो अपरदन चक्र है, इसमें अपरदन कारकों के समान कार्बोनेट शैलों वाले प्रदेश भी भूमिगत जल द्वारा अपरदन होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बीती ने 1911 में चूने की चट्टानों वाले भाग में अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 7 वर्ष बाद में स्विट्जर्लैंड ने 1918 में जो काष्ठ प्रदेशों के चक्रीय अवस्था का विवरण प्रस्तुत किया था। इसमें जो है बीती का काष्ठ प्रदेश, उसमें इन्होंने तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में वो है इसका विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, ये था जो काष्ठ शिलाकृतियों से संबंधित क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये आपके शिलाकृतियों के प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी शिलाकृतियों से संबंधित एक है निमानी या अपरदन, वो नेक्स्ट क्लास में फिर से करवा देंगे, यानी इसके अलावा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको फिर से अनुरोध करता हूं कि एग्जाम में इसका डायग्राम के साथ में, इनके जो डायग्राम आते हैं उसके साथ में इसकी थ्योरी भी लिखे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।